हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे और यह सेट हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 से कर रहे हैं, जिसमें इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, बिहार एसएससी से संबंधित साइंस और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 16 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? ओणम त्योहार हमारे भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? एक्विवेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से मालदीव जो है आपका बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। पांचवा नंबर है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारतीय राज्य की गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। वहीं अगर बात कर दे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और ऐसे पूछ दे तो गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो सेवन सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम इसमें नहीं है। आगे देखिए, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग मंगोलिया में है। इसका अधिकांश भाग कहाँ है? तो मंगोलिया देश में है। एक कंप्यूटरिंग युक्ति में एमएच हर्ट विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है कालांत गति के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नौवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा तो 2025। आइए आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब ईगा स्वितेक ने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईगा स्वितेक। अगला 12 नंबर, अंधेरी नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह नाटक मुख्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 13 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? इसमें अमित पंघाल को चुना गया है वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए। अमित पंघाल को चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? 2023 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस डेट को खासकर याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग अब 31 नंबर से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। ये 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑक्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। जेम्स ऑक्टन हिक्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर इसका सही उत्तर है। आगे 34 नंबर कि एम के गांधी को महात्मा गांधी
महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी को महात्मा के उपाधि से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य नहीं है? ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। बाकी अब कलबेलिया ये सभी भी राजस्थान का नृत्य तो है लेकिन राज्य नृत्य नहीं है। ये 36 नंबर देखते हैं। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? थेलु बोमलता का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें कर्नाटक में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन नहीं है? तो यह मांडवी। मांडवी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और यह गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी। आगे देखिए 38 नंबर है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन गैस पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत 1% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? तो इस अधिक को राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए इसको आप अपने पे सोच के देख लीजिएगा कि जब आप कमाइएगा 100 रुपये और खर्च कीजिएगा 200 रुपये तो आपको क्या होगा? आप हमेशा लॉस में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। तो बस वही चीज है कि अपनी जब कोई सरकार अपने राजस्व आय से अधिक खर्च करता है तो वो राजस्व घाटा कहा जाता है। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो जो सबसे अधिक औसत विकास दर रहा वह रहा था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल है 1992 से लेकर के 97 तक। और सबसे नकारात्मक विकास दर माना जाता हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज ऐसी घटनाएं घटी जिसमें युद्ध हो गया, अकाल हो गया, ये सभी चीजें जो इसको प्रभावित करती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1985 से 90 है। वार्षिक योजना चला 90 से 92 के लिए। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। आइए 41 नंबर देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 42 नंबर है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सहाय मंडी। सहाय मंडी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर देखते हैं कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था? तो यह जो फैसला लिया गया था यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक महाआंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था। और अगर आप ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 1919 की बात कहा गया है और चारों ऑप्शन में से 1919 का संबंध सिर्फ रॉलेट एक्ट से ही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। कभी कभी आप ऑप्शन से भी अगर याद ना आया तो ऑप्शन से छांटने की कोशिश करें। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी एक तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा हमें जो जानकारी मिलता है वो और एक और पुस्तक है जो जैन ग्रंथ का, वह है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। चलिए आगे है। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आपका दोनों कथन सही है, क्योंकि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है, इसलिए दोनों कथन सत्य है। आगे हम लोग अब 61 नंबर से देखते हैं, क्योंकि यहीं से जीके आपका स्टार्ट है। और दोस्तों आप हर सेट में कितना क्वेश्चन आप खुद सही कर पाते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो देखिए 61 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार आपात उद्घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है,
यह 7वीं अनुसूची के किसमें सूचीबद्ध किया गया? 7वीं अनुसूची में 3 ठो आता है, एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची है। ये जो दोनों शब्द है दिवालियापन और दिवाला, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय का मतलब कि एक ही उच्च न्यायालय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का अधिकार है, या एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के मामलों को देखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र एवं गोवा। महाराष्ट्र एवं गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है और यही उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के मामलों को सुनवाई करता है। 64 नंबर है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, श्रीलंका को किस वर्ष आजादी मिली? तो श्रीलंका को आजादी 1948 में मिला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को ही सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे देखिए 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 70 में कहा गया है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ये जो दोनों जो विधि है यह मुखिया और उप मुखिया दोनों पर नहीं लाया जा सकता है। मुखिया और उप मुखिया पर जब वो पद ग्रहण करते हैं तो आप 2 वर्ष तक या उसके कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 72 नंबर है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 73 नंबर कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायत का उल्लेख हमारे 11वीं अनुसूची में किया गया है और न्यायपालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। अगर भाग की बात कर ले तो पंचायत का उल्लेख भाग 9 में है, न्यायपालिका का 9 के क में है और सहकारी समितियों का उल्लेख 9 के ख में किया गया है। तो चलिए हमने इसको भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर, महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन है? महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की उपाधि धारण किया था। और अगर बात करें कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वह चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आगे 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो यह कथन था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू का। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ही कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। आइए अब 91 नंबर से देखते हैं, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य के पालनी हिल्स यानी पालनी पहाड़ी पर स्थित है। 92 नंबर है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह पंचमहल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में है। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करता है? तो सरकार के द्वारा 23 फसलों पर MSP की घोषणा किया जाता है। अभी हाल ही में MSP को लेकर के किसानों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। आगे देखते हैं 94 नंबर कि नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र जैव का विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
के क्षेत्रों में है। और आप एक चीज और जान ले कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को, दोनों के मिलन स्थल नीलगिरी क्षेत्र में ही होता है। आगे देखिए 95 नंबर है, भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में है? दीपोर बिल रामसर साइट भारत के असम राज्य में स्थित है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये जो सभी जीव हैं ये सभी पुनर्जन्म के दौरान उत्पन्न होता है। 97 नंबर है, स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं किसकी होती है? तो यह जो सभी संरचना है यह अमीबा का होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अमीबा। आगे देखिए 98 नंबर है, यौगिकों के एक वर्ग का पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो यह जो कार्यात्मक समूह OH होता है यह एल्कोहल में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर में कहा गया है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए वाला जो फिगर है आपका ये सही उत्तर है। आगे देखिए 100 नंबर है, 100 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है कि पदार्थ के संबंधित मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। साइट्रस कैंकर एक क्या है, कैसा रोग है? साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं हम लोग 102 नंबर, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव एवं गैस के तत्वों से होता है। 103 नंबर है, पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। और अगर आयतन की बात कर ले तो वो भी कि आयतन किस डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो आयतन भी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लक्षण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर के तत्व के लवण प्राय नीले रंग का होता है। आगे देखिए 105 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU कहा जाता है? तो यह मॉनिटर को कहा जाता है, मॉनिटर को ही VDU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 121 नंबर से, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2 होता है, कहीं कहीं आपको 2.2 भी देता है। आगे देखिए 122 नंबर है, वर्ष 1787 में किस अधिनियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स के नियम के अध्ययन में यह कहा गया था। 123 नंबर है, प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ हो सकता है। तो प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ कौन है? तो है RNA। RNA ही प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ हो सकता है। 124 नंबर की अगर हम बात करें तो अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो यह प्रकाशीय सघनता के माध्यम में व्यक्त किया जाता है। 124 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 125 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो इसमें से उपधातुओं का जो गुणधर्म हो जाएगा वह है अर्धचालक। अर्धचालक उपधातुओं का गुणधर्म है। 126 नंबर अगर देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो इसका जो आयतन हो जाएगा वह है 112 मिलीलीटर हो जाएगा। 127 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो निम्नलिखित में से फाइलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, फाइलेरिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो इसके पूर्ण विघटन को अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनॉक्सी शोषण कहा जाता है, और जब यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे ऑक्सी शोषण भी कहा जाएगा। 129 नंबर देख लीजिए कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसको अधिकतम 1 ओम प्रतिरोध को बनाया जा सकता है। एक चीज जान लीजिए कि सीरीज में हम लोग प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसे प्लस करते हैं। अब ये बटा में दिया गया है तो इसे जोड़ लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और ऊपर अगर एलसीएम से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 आएगा, कट के 1 ओम आंसर होगा। और अगर इसे ही अगर पैरेलल में जोड़ने की अगर बात किया जाता है तो पैरेलल में इसे जोड़ते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। 1 बटा 4 है तो उसे 4 करके जोड़ते हैं, ऐसे होता है।
पैरेलल में ऐसे होता है। चलिए आगे है 130 नंबर कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के दिशा में होगा। ऑप्शन सी सही है। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। अल जुड़ा होता है एल्डिहाइड में, अल एल्डिहाइड में जुड़ा होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो यह जो रोग होता है वह वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 133 नंबर है कि उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है। तो जो उपास्थि है यह वृक्क यानी किडनी में नहीं पाया जाता है। उपास्थि किडनी में नहीं पाया जाता है यानी वृक्क में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 134 नंबर। 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो इसके द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 0.1 नैनो सेकेंड। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो हवा के दबाव को, प्रेशर को वायुमंडलीय दबाव कहा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सेट नंबर 16 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप में जैसा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।